हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सो उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बिंदास होके। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम अपनी क्लास 4th क्लास है हमारी इस चैप्टर की, तो एक्सरसाइज करेंगे 1.2। जैसे बच्चों आप सभी को पता है, हमने पिछली जो है प्रश्नावली थी वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ली है, ठीक है। और हमने इससे पहले कुछ बेसिक की क्लासेस की हैं जिनके ऊपर ये सारी एक्सरसाइज डिपेंड होती है, ठीक। अगर वो आपने बेसिक नहीं किया है तो आपकी ये प्रश्नावली करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप बेसिक भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो वक्त ना गवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस क्लास में जो हमें पढ़ना है वो क्या है, प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको सत्य असत्य के बारे में बताना है कि कौन सा जो इसमें एक टर्म दे रखा है तो वो आपको क्या है बताना है, सत्य है कि असत्य है। तो आपको यही सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें जो पूछा गया है कि परमेय अपरमेय क्या होता है, वास्तविक क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हो क्वेश्चन और आंसर आपको इस साइड मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन वो सत्य क्यों है असत्य क्यों है उसके बारे में हम आप जानेंगे कैसे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका प्रश्नावली का है, नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य होने का कारण सहित बताइए, ठीक है। कारण भी बताओ उसका, सत्य असत्य बता दिया नहीं काम चलेगा, आपको उसका कारण भी बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले प्रश्न के अंदर पहला क्वेश्चन, दिए गए अपरमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। देखो थ्योरी और क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा आपको क्लियर ऊपर। लेकिन अब परमेय अपरमेय क्या होता है, सबसे पहले समझो रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों। मैंने रेशनल नंबर आपको बताया, इरेशनल नंबर बताए थे। ये किसके टर्म होते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, याद है। रियल नंबर होते हैं जो उन्हीं के अंदर आते हैं वास्तविक, परमेय अपरमेय, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज वहाँ राइट डाउन है आपको प्रॉपर। लैंग्वेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो लैंग्वेज लिखी है वो आपके दिमाग में कैसे घुसेगी, ठीक। तो रियल नंबर क्या, वास्तविक संख्या है। अब देखो एक सर्कल बनाता हूँ मैं, ये पूरा एक सर्कल मानो, ये क्या है हमारी रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या है, क्लियर। अब इसी के अंदर आता है हमारा रेशनल नंबर, मतलब परमेय नंबर, परमेय संख्या। इसी के अंदर हम आता है इरेशनल नंबर, इसी के अंदर आता है। तो क्या है इसमें, ये पूछा प्रत्येक परमेय संख्या, क्या है परमेय, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या है, क्या ये सत्य है असत्य है। आप कहोगे कि ये सत्य है, ठीक। आपकी जो थ्योरी लैंग्वेज दी है वो कैसे दी है, सत्य है। क्यों पहले लिखोगे सत्य है, क्योंकि आप ऊपर लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, उसे देखो। क्योंकि प्रत्येक परमेय और अपरमेय, परमेय अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परमेय अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये कारण है। अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा एक तरीके से और बताता हूँ। एक दूसरा तरीका क्या रहेगा बच्चों हमारा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन होता कि प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या, यह भी क्वेश्चन हमारा। अगर क्वेश्चन होता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर रेशनल नंबर होता है क्या। आप देखो ये अगर मान लो आप समझते हैं कि फैमिली में रियल नंबर वास्तविक संख्या पापा है, ठीक, पापा है, जिसे हम पापा बोल देते हैं, ठीक। रेशनल इरेशनल दो बेटे हैं इसके, ठीक। तो रियल नंबर के अंदर ही तो आएंगे रेशनल इरेशनल। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर क्या रेशनल नंबर हो सकता है, क्या रियल नंबर रेशनल नंबर से रियल नंबर की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं हो सकती। तो कारण समझे क्या, प्रत्येक रियल नंबर, प्रत्येक परमेय अपरमेय, प्रत्येक परमेय अपरमेय नंबर वास्तविक संख्या कहलाते हैं। क्लियर हो गया पहला वाला क्वेश्चन, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को समझते हो, उसकी लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है। उसकी लैंग्वेज क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 का लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम का मतलब समझते हो, रूट एम के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। एम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक रेखा बना देता हूँ, ये बना दी हमने रेखा। ठीक, ये 0 होता है, इधर हमारी क्या होती है, निगेटिव नंबर होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक, निगेटिव मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। इधर क्या होता है, 1 2 3 4, इधर आपका -1 -2 -3 -4, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या बोला है कि जो रूट लिखा गया है आपके पास, रूट एम, ये लिख सकते हैं हम, रूट प्रत्येक संख्या वर्ग के ऊपर है। क्या इसका वर्गमूल किया जा सकता है, इसका वर्गमूल किया जा सकता है, इसका वर्गमूल किया जा सकता है। क्या आप निगेटिव नंबर्स का वर्गमूल कर पाओगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका काल्पनिक संख्या आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या की जगह ये आ जाएगी आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक, क्लियर, रीजन समझ गए। इनका हम वर्गमूल कर सकते हैं, बट इनका नहीं कर सकते। ये माइनस में, अभी इसका वर्गमूल करो, 4 का क्या आएगा, 2 कर सकते हैं। ऐसी 3 का भी कर सकते हैं, 1 का भी कर सकते हैं, हम लोग वर्गमूल कर सकते हैं ना इनका। तो सेम इनका नहीं कर सकते हम, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं होती। ठीक, अब रूट का वैल्यू 1 है तो इसका आयोटा हो जाएगा बच्चों। अब ये चीज़ आपके अभी समझने के लिए नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ जो आपको समझाया गया है सिर्फ उतना ही समझना है। आप ये समझो कि धनात्मक संख्या उनका वर्गमूल में डिनोट कर सकते हैं, वो एक वास्तविक संख्या बन सकते हैं, लेकिन सारी की सारी ये संख्याएं नहीं बन सकती। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या होता है, वर्गमूल 2 और 3 के बीच में या 1 या 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं पॉइंट्स में, तो उन्हें क्या हम वास्तविक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वो पॉइंट में आ जाएगा फिर। ठीक, तो इसकी जो लैंग्वेज है तो उसमें लिखा है ये असत्य है। ठीक है, सबसे पहले ये असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं रेखाएं, ऋणात्मक संख्या रेखाओं पर किसी वास्तविक संख्या है जो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती। अब समझो क्या बोला उसने लैंग्वेज में, ऋणात्मक संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती। अब वर्गमूल का मतलब क्या है, आप इसका वर्गमूल करोगे, वर्गमूल क्या निकलेगा, आप कहोगे सर 2 निकल रहा है, नहीं, ये आयोटा में निकलेगा। निगेटिव का वर्गमूल आयोटा में निकलता है, क्लियर। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। ठीक, लैंग्वेज भी क्लियर हुई उसकी हमारी, और क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आओ 3 पे। अब 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, कि यहाँ पे 3 डालो, 3 क्वेश्चन नंबर 3, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। मैंने आपको वही चीज मैंने बोला था। अब आपसे क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, सॉरी, तब इसने वहां बोला था क्या, देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक, प्रत्येक रियल नंबर क्या अपरमय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। आप कहोगे कि मैंने क्या बोला, ये पापा है, ये डैडी है, ये इसका सन है, तो क्या इसकी उत्पत्ति सन से डैडी की उत्पत्ति कर सकते हैं हम, नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत। अब इसे सही करने का मतलब क्या है पता है, ये जो रियल नंबर है ना, ये होता है, रियल नंबर होता है बड़ा आपका। ठीक, उसके अंदर आते हैं आपके रेशनल नंबर, मतलब परमेय संख्या। क्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या इसके अंदर आती हैं, इनके अंदर रियल नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, ये समझ जाओ आप कि ये जो रियल नंबर है आपका, ये डैडी है। अगर ये एक थाली में, एक घर में बैठते हैं, घर पता है किसका होगा, रियल नंबर का, उसके अंदर उसके 2 बच्चे रहते हैं, रेशनल
और इरेशनल, परमेय और अपरमेय। क्लियर? तो ये दोनों इस घर के अंदर रहते हैं, इसके घर में ये, अब रेशनल के घर में रियल नंबर, जैसे ये रेशनल का घर हो गया, ठीक, ये रेशनल नंबर का घर है, परमेय संख्या का घर है, उसमें क्या ये रियल नंबर आ सकता है? आ सकता है, पर पूर्णतः नहीं आ सकता। तो तीसरे वाले का आंसर क्या है हमारा? असत्य है। क्लियर? तीसरा वाला भी ठीक। क्यों? रीजन समझ गए अच्छे से? ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका, यहाँ पे डालते क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2। अभी हम क्या पहले प्रश्न के जो टाइप्स थे वो कर रहे थे, अब हम करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या बोला गया है? सबसे पहले समझो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमित होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमित होते हैं? अब सबसे पहले आपको धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर कैसे होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव। ये देखो, ये 0, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। 1 2 3 4 5, ठीक। अब आपसे इसमें ये ऋण वाला नहीं पूछा, -1 -2 -3, इनका कोई काम नहीं, इन्हें काट दो यहाँ से, ठीक। हमसे सिर्फ हमें जो पूछा है वो इनके बारे में पूछा है। क्या पूछा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमित होता है? ठीक। अब देखो, इन सब का वर्गमूल अगर आप करोगे, मैं आपको ना ज़्यादा लिख देता हूँ, थोड़ा कम हो जाएगी, हम लिख लेते हैं इसे 9 तक, ठीक है, 9 तक लिखते हैं। 5 और 6 7 8 9, यहाँ तक कर लिया हमने। क्लियर? अब आपसे बोला जा रहा है कि ये वर्गमूल, इनका वर्गमूल कर दो, रूट में कर दो इन सबको, ठीक। क्या इन सभी का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या हो सकती है? सॉरी, परमेय संख्या हो सकती है। क्या इन सभी का वर्गमूल परमेय संख्या हो सकती है? पहले क्वेश्चन इतना सा था, हमने लिख लिया। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परमेय संख्या है, ठीक। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इन सबका ये इस तरीके से कर लोगे, ठीक। फिर आप क्या करोगे? अब लिखो, देखो, क्या √2 का वर्गमूल कर सकते हो आप? वर्गमूल समझते हो ना? इस नंबर का, जैसे 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है ना, 4 हो जाएगा ना, 2 × 2, जैसे रूट, ये रूट है, ठीक, इसके इंटू ये 2 × 2, जब हम डबल पेयर बनाते हैं बच्चों रूट के अंदर, तो वो रूट से बाहर निकल आता है, तो ये 2 निकलेगा सिर्फ बाहर रूट के, ठीक। तो 4 का 2 हो गया वर्गमूल, ठीक। अब देखो यहाँ से ये अभी हम ये नहीं करेंगे, सबसे पहले समझो, आपके सामने इसने बोला है सभी, क्या इसकी परमेय संख्या, इसकी परमेय संख्या बना सकते हो? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं। तो सबसे पहले समझो कैसे लिख सकते हैं। √4, 1 का नहीं कर सकते, 2 का नहीं निकाल सकते, 3 का नहीं निकाल सकते, 4 का निकाल सकते। कैसे निकालोगे इसका रूट? √2 × 2। बच्चों रूट का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है, वर्गमूल जो होता है वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि आपको इसके अंदर 2 × 2 4 होता है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ 2 निकलेगा हमारा। अब इस 2 को आप एक परमेय संख्या बना सकते हो। मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि बच्चों जो पूर्णांक होते हैं वो आपके अपरमेय होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं वो परमेय संख्या होते हैं आपके। कैसे? इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो? नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये क्या बन गया? परमेय, रेशनल नंबर। क्लियर? रेशनल नंबर मान सकते हैं। ऐसे ही देखो, ये 2, ये इन सब का नहीं निकाल सकते आप। क्या 3 का निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते, ठीक। तो आप 6 का भी नहीं निकाल, 7 का भी नहीं, 8 का, 9 का निकाल सकते हैं। 9 का करके देखो, 3 आया, अपॉन में 1 मान लो। ये भी क्या है?
परमेय है, ठीक। बट ये इन्हें ये संख्या जो ये और ये, हम ये नहीं बोल सकते सारी जो प्राकृतिक संख्या जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन सभी का वर्गमूल कर सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते। बट हम ये कहते हैं कुछ होती हैं जिनका पूर्णांक जो होता है उनका वर्गमूल निकल सकता है। जो वर्गमूल के अंदर जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनका परमेय संख्या बता सकते हैं। इस तरीके से P/Q की फॉर्म में आता है परमेय। आप क्लियर है आपको ये, ठीक। तो यही हो गया आपका इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले ये चीजें करने के बाद नीचे लिखोगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमित नहीं हो सकते। क्या इसका पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय हो सकता है? अपरिमेय नहीं होते। अपरिमेय सबके नहीं होते। जैसे इसका पूर्णांक आएगा, इसका अपरिमेय निकलेगा, इसका भी अपरिमेय निकलेगा, इसका भी अपरिमेय निकलेगा, लेकिन इसका परमेय निकलेगा क्योंकि 2/1 हो सकता है। जिसके नीचे से आपके सामने एक संख्या लिख के दे दी, मैंने लिख दिया 4, क्या आप इसे परमेय संख्या बना सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ, ठीक। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका करता है, इसे साफ करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें बोला है कि √5 को रेखा पर निरूपित करके बताइएगा। क्वेश्चन आपका है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये दिखाओ कि संख्या जो रेखा होती है, जो संख्या रेखा मैंने आपको बताई संख्या रेखा क्या होती है, तो आपको यही नहीं पता होगा। संख्या रेखा होती है बच्चों, ये आपको इंटीजर बताए थे ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसे हम बोलते हैं संख्या रेखा, ठीक। उसमें आपको निरूपित करना है √5। तो ये देखो, ये हमने बनाई एक संख्या रेखा, क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक। अब आपसे बोला है √5। √5 को आपको क्या करना है, डिनोट करना है संख्या रेखा पर किस प्रकार कर सकते हैं हम उसे, ठीक। अब √5 करने के लिए क्या करना है आपको, 0 से 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 का वर्ग √4 होता है। अब √4 से थोड़ा सा आगे तो जाएगा √5, हाँ या ना, है ना। लेकिन हमने एक अंदाजा ये लगा लिया कि √5। अब देखो हमें ये पता है कि 2 का 4 होता है, तो 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा तो हम 2 तक जाएंगे, सबसे 2 पे पहुंचे हम, ठीक। यहाँ 3 भी कर दो, 2 तक पहुंचे। अब 2 पे एक 90 डिग्री एंगल बनाओ, सॉरी 2 पे एक 90 डिग्री कोण बनाओ। सबसे पहले ये बना आपका 90 डिग्री का कोण, क्लियर। अब देखो इसमें जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ है, और सेम डिस्टेंस आपको यहाँ लेनी है, क्लियर। यही डिस्टेंस आपको यहाँ लेनी है, ये इससे आपको इसे कर देना है कनेक्ट, ठीक, क्लियर। अब देखो ये जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी है, क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 2, ठीक। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 1। तो ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे, अब इसे फाइंड करने के लिए कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम नहीं समझ पा रहे। समझना नहीं है आपसे भी, देखो मैं कर क्या रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, किस तरीके से फिगर आउट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले आप इसका नाम रख लो, ये पॉइंट O हो गया आपका, ठीक। ये 0 है बच्चों, बट हम इसे मानते हैं O पॉइंट, O, इसे मानते हैं P, इसे मानते हैं Q, क्लियर, OPQ, डन। अब हमें फाइंड करना है OP, ठीक। हमें क्या निकालना है, OP फाइंड आउट करना है कि OP क्या है। अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम,
याद होगा आपको अच्छे से, पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री पढ़ा होगा ना, लंब कर्ण आधार पढ़ा है। तो देखो बच्चों, ये क्या है आपका आधार। सबसे पहले कर्ण, कर्ण क्या दे रखा है बच्चों आपको, ओ पी। तो क्या है यहाँ पे, देखो पहले पाइथागोरस थ्योरम समझो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, वो ये होती है आपकी, कर्ण का स्क्वायर, ठीक, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। अब क्या है इसमें, लंब का स्क्वायर हो गया आपका। अब आपको निकालना है इसमें कर्ण। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कर्ण क्या है आपका, अब ट्राइंगल बना लिया ये मैंने एक, ठीक है। इसमें क्या, ये लेटी हुई भुजा होती है वो होती है आपकी आधार, ठीक है। क्या होती है, आधार। ये वाली जो खड़ी भुजा होती है क्या होती है, लंब, ठीक। क्या है, लंब को एल से डिनोट करते हैं। ये आपकी जो भुजा होती है कर्ण, उसे हम के से डिनोट करते हैं। क्या है, कर्ण आपका के से डिनोट होता है। क्लियर, लंब कर्ण आधार, जो इसकी इन दोनों की लंबाई जोड़ने के बाद जो निकलता है वो इसकी लंबाई निकलती है। समझ गए पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्या आता है कि ये सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है, ठीक। हमें निकालना है ओपी। तो ओपी का स्क्वायर बराबर, आधार क्या है हमारा बच्चों, लेटा हुआ। आधार क्या होता है, लेटा हुआ। आधार का मतलब क्या है, कोई बिल्डिंग खड़ी है, उसका वो आधार के ऊपर ही तो खड़ी है, उसका कुछ आधार होगा, उसके ऊपर ही तो बनना स्टार्ट करेगी बिल्डिंग। अब जैसे कि मैंने ये लिया मार्कर, ठीक, इसे मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, ये किसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये आधार का है, ठीक है। क्या है, आधार, डन। क्या है ये, आधार। और ये जो इसकी लंबाई है वो क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक। इसे बोलेंगे लंब, इसे बोलेंगे नीचे आधार, ठीक, क्लियर। अब देखो आधार क्या है हमारा, ओ क्यू। क्या है आधार, ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारे पास, पी क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो इनकी वैल्यू पुट करो। ओ पी की वैल्यू हमें दे रखी है, निकालनी है हमें, ठीक। ओ पी की वैल्यू हमने √5 लगा ली थी, हमारे यहाँ √5 निकलेगा बच्चों, ठीक। मैं √3 का भी बताऊंगा, 4 का बताऊंगा किस तरीके से करना है, एक ही फिगर आउट में आप कर लोगे, ठीक। अब देखो आपको ये हो गया आपका, क्लियर। अब मैं आपसे बताऊँ ओ क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे यहाँ, 2। क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस पी और क्यू की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर, डन। अब क्या करना है, इनका कर दो स्क्वायर। ये क्या है, 2 2 या 4, स्क्वायर करना तो आता ही होगा। मैं बोलता हूँ 2 का स्क्वायर करो, 2 इंटू 2। मैं बोलता हूँ 4 का स्क्वायर करो, 4 इंटू 4, 16 हो जाएगा 4। समझ गए ना स्क्वायर क्या होता है, ठीक। अब देखो आगे +1, ठीक, इधर +1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 5। अब कुछ महान मूर्ति कहेंगे कि अभी तो आंसर आया नहीं √5 हमारा। देखो बच्चों ये ओ पी, ये वाला जो स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ गए, ये स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ओपी कितना निकला, √5। ओपी कितना निकला, √5, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका, वो आपके क्वेश्चन आपके सिलेबस से आता है लेकिन आपको दिया है कैलकुलेशन के सिर्फ, तो वो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो एग्जाम के, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन हमें अच्छे से करने के लिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।